शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोग जितनी चर्चा संबंध के ऊपर किए हैं, संबंध के डोमेन कोडोमेन के ऊपर करे हैं, संबंध के प्रारंभिक प्रकार के ऊपर करे हैं और संबंध के जो क्लास 12 के अकॉर्डिंग जो प्रकार होते हैं उसमें से हम लोग स्वतुल्य संबंध की चर्चा कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं वहाँ तक की बातें सबको अच्छे से क्लियर होंगी और जब आप लोग उन सारी चीज़ों को देखे होंगे और उनके एग्जाम्पल जितने बताए गए वहाँ तक आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। हम लोग आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा एक स्वतुल्य संबंध के ऊपर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको कल वाली बात रिकॉल हो जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं साम्य संबंध के ऊपर और संक्रमक संबंध के ऊपर। तो क्या सब लोग तैयार हैं? थम्स अप कर देंगे। हाँ सर तैयार हैं। और आते ही तुम लोग हम नाश्ता दे रहे हैं एक शानदार से क्वेश्चन के साथ। नाश्ता करते रहिए, सवाल लगाते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मजा आए तो बताते भी रहिए। तो हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक शानदार सा एग्जाम्पल तो हम लोग ले रहे हैं, भगाने के लिए कह रहे हैं, बहुत बड़ा खतरनाक नहीं है, नॉर्मल सा एग्जांपल है। देखो तुम लोग डरना मत। हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट ए के ऊपर परिभाषित किया गया है। अच्छा लल्ला, सेट ए से सेट ए के रूप में क्यों परिभाषित किया गया है? बाइनरी रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना। हम आपको कल नहीं बताए थे जितना भी रिलेशन हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे सब अपने तरह से बाइनरी रिलेशन लेने का प्रयास करेंगे। तो हमारे जो रिलेशन आ रही है, रिलेशन सदर फ्रॉम ए टू व्हाट इंग्लिश, एक ऐसा संबंध जो ऐसे पे बनाया गया है और सेट ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके ऊपर मान लेते हैं एक रिलेशन R1 दिया गया है, एक रिलेशन R2 दिया गया है, एक रिलेशन R3 दिया गया है, एक रिलेशन R4 दिया गया है और एक रिलेशन R5 दिया गया है। R1 के अंतर्गत हमारे पास है 1 3 1 4 3 4 4 4 2 2 5 5। R2 में हम लोग के पास दिया गया है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। R3 में दिया गया है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 2 6 सॉरी 2 3। R4 में दिया गया है 1 1 5 5 4 5 3 5 4 4 और R5 में दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 4 1 5। हम लोग देख के बताना है कि यह जो रिलेशन बाइनरी रिलेशन सेट ए पे बनाया गया है जिसके अवयव सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 के रूप में मौजूद हैं, जिसके ऊपर ये पांचों रिलेशन बनाए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसी बात की हम लोग अभी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो सब लोग अगर अपने से सबको आ रहा है तो आप लोग 15 सेकंड का समय है, एक रिलेशन के ऊपर 3 सेकंड का, सब लोग देखेंगे और हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर सब लोग अपने से फाइंड आउट कर पा रहे हैं, अपने सब लोग निर्धारित कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कल वाला कंसेप्ट सबके दिमाग में व्यवस्थित है, नोट्स कंप्लीट है, केवल आप लोग देखते जाना और बताते जाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5। हमारे पास एक अवयव 1 है, एक अवयव 2 है, एक अवयव 3 है, एक अवयव 4 है और एक अवयव क्या है? 5 है। तो 1 का अगर 1 से रिलेशन होगा यानी हमें ऑर्डर्ड पेयर 1 1 दिखाई देगा, 2 के लिए ऑर्डर्ड पेयर 2 2 दिखाई देगा, 3 के लिए ऑर्डर्ड पेयर 3 3 दिखाई देगा, 4 के लिए 4 4 दिखाई देगा और 5 के लिए क्या दिखाई देगा? 5 5। अगर ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए गए रिलेशन में मिलेंगे, दिए गए रिलेशन में मिलेंगे यानी दिए गए रिलेशन में दिखाई देंगे, तो हम लोग उस दिए गए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे।
हम लोग देखते हैं किस में दिखाई दे रहा है और किस में नहीं दिखाई दे रहा है। पहले वाले में आइए, हमें 4 4 दिखाई दे रहा है, 2 2 दिखाई दे रहा है, हमें 4 4 दिखाई दे रहा है, 2 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें 1 1 3 3 5 5 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वे सभी ऑर्डर्ड पेयर R1 में उपस्थित नहीं है। अब क्योंकि वो तीनों छूट गए, R1 में उपस्थित नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो मौजूद नहीं है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 मिलना चाहिए, क्योंकि सेट एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब क्योंकि कुछ ऑर्डर्ड पेयर जो उन अवयवों से बनते हैं स्वयं रिलेट होने के लिए, वे छूट जा रहे हैं, इसीलिए R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 की चर्चा करते हैं। R2 में हम लोग देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे के सारे मौजूद हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा हो चाहे एक्स्ट्रा ना हो, हमें अभी इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब आगे होगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी केवल नॉर्मली रिफ्लेक्सिव निर्धारित करने के लिए केवल ये देखना है कि क्या सारे एलिमेंट स्वयं से रिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग कह देंगे R2 रिफ्लेक्सिव है, R2 रिफ्लेक्सिव है। तीसरे वाले में आते हैं। तीसरे वाले को अगर हम लोग देखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव कह देंगे, क्योंकि यह सारी कंडीशन को रिफ्लेक्सिव के फॉलो कर रहा है। R4 को अगर हम लोग देखें 1 1 है, 5 5 है, 4 4 है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 2 और 3 3 दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी पाया जा रहा है। एक्स्ट्रा पाया जाए इससे नहीं दिक्कत लल्ला, लेकिन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जब तक सब नहीं मिलेगा तब तक रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, तो ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। 3 स्टार का मतलब समझ रहे हैं, ये रेड स्टार है। रेड स्टार मतलब खतरे की घंटी है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। और यहाँ R5 में देख ले रहे हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 5 5 नहीं है, तो इस रिलेशन को हम कदापि कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको रिकॉल हो गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहचान सकते हैं, कि अगर वह किसी भी सेट के ऊपर परिभाषित है कब कह सकते हैं और कब नहीं कह सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एक बार फिर से कल वाली सारी बात समझने के बाद। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक और एग्जाम्पल करा रहे हैं, सर हमारी बात ध्यान से समझें। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि हमारा जो रिलेशन है वह सेट यक्स पर बनाया गया है, क्योंकि बाइनरी रिलेशन है। और रिलेशन परिभाषित किस प्रकार से है? R बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई समतल में स्थित लंबवत रेखाओं का समुच्चय। तो यक्स से यक्स के ऊपर एक ऐसा रिलेशन बनाया गया है जिसमें रिलेशन का नियम इस प्रकार परिभाषित है कि जो ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा वाई है सच दैट यक्स वाई समतल में स्थित लंबवत रेखाओं के समुच्चय को क्या कर रहा है? निरूपित कर रहा है। यानी हमें प्लेन के ऊपर जो लाइनें लेनी है वह कह रहा है परपेंडिकुलर है। आपस में लाइनें क्या हैं? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर माने क्या होता है? लंबवत होता है। अब अगर आपसे पूछेगा कि बताइए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब एक्स वाई समतल में जो भी रेखाएं हैं, जो रेखाओं का समुच्चय, उसमें से अगर हम लोग कोई भी रेखा ले लें और इस नियम को वेरीफाई कर जाएगी तो रिफ्लेक्सिव रहेगा। अगर नियम को वेरीफाई नहीं करेगी, प्रमाणित नहीं करेगी, फॉलो नहीं करेगी तो नहीं होगा। हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसकी कंडीशन को अप्लाई करने जाएं रिफ्लेक्सिव की, तो हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको लगाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे R सच दैट x टू x, R सच दैट x टू x, और R बराबर क्या दिया है? ऑर्डर्ड पेयर x कामा y सच दैट x y समतल में स्थित लंबवत रेखाओं का समुच्चय। हम लोग लिखेंगे माना लंबवत रेखाओं के समुच्चय से ली गई कोई रेखा
व्यापक रूप में यल है। कोई रेखा क्या है? यल। हम लोग लाइन का जो सेट्स है उससे हम लोग एक रेखा ले रहे हैं यल। अब बताइए अगर हम लोग रेखा यल ले लेंगे तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? यल कामा यल। हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? यल कामा यल। अब बताइए यल कामा यल जो है क्या वह आर से बिलोंग करेगी? अच्छा बताइए यल कामा यल आर से कब बिलोंग करेगा? जब जो रेखा यल होगी वह इस रेखा यल के क्या होगी, यानी स्वयं के क्या होगी? लंबवत होगी। स्वयं के क्या होगी? लंबवत होगी। हम क्यों कह रहे हैं रेखा यल के लंबवत होगी? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के जो दोनों अवयव हैं वह इसी बात पे निर्भर करते हैं, इसी बात पे इस नियम को फॉलो करते हैं कि एक्स वाई समतल में स्थित लंबवत रेखाओं का समुच्चय, मतलब ये जो रेखाएं हों वे आपस में क्या हों? लंबवत हों, तभी आर नियम द्वारा आपस में बधी हुई है, जुड़ी हुई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी रेखा हम लोग पूरे प्लेन से और लाइंस के सेट से लेते हैं तो कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती। अच्छा बताइए क्या दुनिया में कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत होती है? हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, हम 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 एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो हम लोग किसी भी कंडीशन में अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वह कभी भी स्वयं के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। अच्छा बताइए रेखाएं परपेंडिकुलर कब होंगी? जब दो रेखाएं रहेंगी तब वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, जनरेट हो सकता है। जब तक सिंगल लाइन रहेगी तो वह वर्टिकली ऐसे खींची जा सकती है, हॉरिजेंटली ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे इंक्लाइंड वे में किसी तरह खींची जा सकती है। लेकिन जब एक ही रेखा रहेगी तो परपेंडिकुलर का केस नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर यल कामा यल लिखा गया है स्वतुल्य वाला, यह इस आर नियम को फॉलो नहीं करेगा। और अगर संबंध दर्शाने के लिए, संबंध को प्रदर्शित करने के लिए, संबंध होने के लिए जो ग्रीक वर्ड होता है, ये जो प्रतीक होता है, ये जो यूनानी प्रतीक होता है, अगर एप्साइलन होता है, ये जो आपका बिलोंग्स टू वाला दिखाई दे रहा है बिलोंग्स टू की तरह, तो अगर रिलेशन रहेगा तो हम लोग डजंट रिलेटेड टू या डजंट बिलोंग्स टू लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बना के इसको इस तरह से तिरछा काट देते हैं, इसको हम लोग कहेंगे एल कामा यल डजंट रिलेटेड टू या डजंट बिलोंग टू रिलेशन आर। और क्यों नहीं है इसका कारण कैसे हम लोग लिखेंगे? इम्प्लाइज दैट करके। ये वाला जो प्रतीक है, ये वाला जो ऐसे तीर वाला प्रतीक है, आप लोग 11 में पढ़े होंगे, इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब हिंदी में होता है से प्रदर्शित होता है, से प्रदर्शित होता है। इम्प्लाइज दैट मीन्स क्या होता है? से प्रदर्शित होता है। तो हम लोग लिखेंगे माना लंबवत रेखाओं के समुच्चय से ली गई कोई रेखा यल है, ऑर्डर्ड पेयर यल कामा यल डजंट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट यल रेखा के, ऐसे लिख दें रेखा यल के अर्थात स्वयं के लंबवत, अर्थात स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती है। और नहीं हो सकती इसका मतलब इम्प्लाइज दैट यल डजंट रिलेटेड टू यल। हम लोग ऐसे लिख देंगे यल, आर लिख के उसको भी इस तरह तिरछा इंक्लाइंड काट देंगे, इसका मतलब डजंट रिलेटेड टू यल। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर यल कामा यल डजंट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं बिलोंग कर रही है? क्योंकि रेखा यल के यानी अर्थात स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती है, और जब स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती यानी रेखा यल आर नियम द्वारा स्वयं से ही संबंधित नहीं है, तो हम लोग डजंट रिलेटेड टू लिख दिए। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि रेखा जो यल है, जो कि एक्स वाई समतल में लंबवत रेखाओं के समुच्चय से ली गई है, वह इस आर नियम को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए हम लोग कहेंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस बात की हम लोग पुष्टि कर दी। एक बार फिर से सब लोग दोहराएंगे। हमारे पास सवाल है कि जो दिया गया रिलेशन है वह सेट एक्स से सेट एक्स के ऊपर बनाया गया, और रिलेशन क्या है कि हमें जो एक्स कामा वाई के रूप में ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है वह एक्स वाई प्लेन में स्थित जो परपेंडिकुलर लाइंस है उसका सेट है। तो हम लोग जब इसको वेरीफाई करने गए तो हम लोग लिख लिए जो कंडीशन दिया था आर सच दैट एक्स टू एक्स और आर बराबर जो रिलेशन दिया गया था उसको लिख लिए। अब हम लोग मान लिए कि माना लंबवत रेखाओं के समुच्चय से ली गई कोई रेखा क्या है, स्वतुल्य होने के लिए कोई एक रेखा लेना पड़ेगा। तो हम लोग ले लेंगे लंबवत रेखाओं के समुच्चय से ली गई कोई रेखा क्या है, यल है। अब स्वतुल्य को वेरीफाई करने जाएंगे तो सेम ऑर्डर्ड पेयर में दोनों अवयव होते हैं, तो यहाँ पे भी यल रहेगा, यहाँ पे भी यल रहेगा, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए
अवयव का आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होना अनिवार्य है। अगर स्वयं से संबंधित हो जाएगा आर नियम द्वारा तो स्वतुल्य होगा, नहीं अगर संबंधित रहेगा तो नहीं होगा। तो हमारा पेयर तो यल कामा यल बनेगा, लेकिन ये आर नियम को वेरीफाई नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो डजंट रिलेटेड टू या डजंट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे। ऑर्डर्ड पेयर यल कामा यल डजंट बिलोंग्स टू आर इंप्लॉइज दैट, क्यों नहीं करता इंप्लॉइज दैट, इससे यह प्रदर्शित होता है कि जो रेखा यल है वह रेखा यल के अर्थात स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये व्यवहारिक सी बात है कि कभी भी कोई एक रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती है तो इसका मतलब यल लाइन डजंट रिलेटेड टू रूल आर विथ इटसेल्फ, यानी जो रेखा है वह आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित नहीं हो सकती, और जब नहीं हो सकती है तो हम लोग कहेंगे अतः जो दिया गया संबंध आर है वह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्योंकि कोई रेखा समतल पे स्वयं के लंबवत अकेली रेखा नहीं हो सकती है, इसीलिए यह जो संबंध दिया गया है उसके द्वारा कोई रेखा स्वयं से संबंधित नहीं है, क्योंकि लंबवत हो ही नहीं सकती है, तो आर नियम को वेरीफाई नहीं करती है। और जब नहीं करती है तो हम लोग कहेंगे कि दिया गया संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको स्वतुल्य संबंध के ये दोनों एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे कि स्वतुल्य संबंध कब होगा और कब नहीं होगा। जब स्वयं से संबंध प्रदर्शित करेगा रिलेशन जो आर नियम दिया गया है तो स्वतुल्य होगा, नहीं करेगा तो स्वतुल्य संबंध नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्वतुल्य संबंध के बारे में जान पाए। हम लोग नोट में छोटी सी बात और समझ पाए स्वतुल्य संबंध के बारे में। तो यानी अगर कोई रिलेशन आर सच दैट ए टू ए है, आर सच दैट ए टू ए है, जिसका अगर व्यापक अवयव स्मॉल ले लिया जाए, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए है, यानी अवयव ए आर नियम द्वारा ए से यानी स्वयं से संबंधित है, ए रिलेटेड टू ए है, तो हम लोग कहेंगे दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, दिया गया रिलेशन लल्ला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन अगर ए कामा ए डजंट्स बिलोंग्स टू आर हो, इसका मतलब ए डजंट्स रिलेटेड टू ए हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो आपको दोनों बातें बहुत छोटे शब्दों में बता दिए, संक्षेप में समझा दिए। एनी रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट ए अगर बनाया गया है और उसका जो व्यापक अवयव ए है, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू ए है, तो हम लोग ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। और अगर ए कामा ए जो है वह आर से रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब अवयव ए आर नियम द्वारा स्वयं से नहीं रिलेट हो रहा है, तो ऐसे संबंध को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहते हैं। तो जब ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर अर्थात ए रिलेटेड टू ए तब रिफ्लेक्सिव होगा, और ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए डजंट बिलोंग्स टू या डजंट रिलेटेड टू आर, इट मीन्स ए डजंट रिलेटेड टू रूल आर विथ इटसेल्फ, देन इट डजंट कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी संक्षेप में भी, और इसको आप लोग ऐसे कॉपी पे लिख भी लेंगे कि कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर आप सवाल लगाएंगे तो ऐसा आपको वेरीफाई भी करना रहता है। जो अवयव आप लेते हैं उसका स्वयं के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर रहता है, अगर आर नियम को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब अवयव स्वयं से आर नियम द्वारा संबंधित है तो रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर स्वयं वाला जो ऑर्डर्ड पेयर लिया गया वो आर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्वयं से आर नियम द्वारा संबंधित नहीं है, तब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो हम लोग सामान्य शब्दों में समझ पाए, उदाहरण भी समझ पाए, डेफिनेशन भी समझ पाए, और फिर से रिकॉल कर लिए, थोड़ा याद कर लिए, दोहरा लिए कि कब रिफ्लेक्सिव होगा और कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सब लोग थम्स अप करिएगा। हाँ सर जी, कल वाली बात भी पूरी समझ में आ गई। आज हम लोग फिर से एक बार देख लिए, एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए, हमको सारी बातें फिर से रिवाइज हो गई, हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर, हम लोग सिमेट्री की तरफ मूव कर जा रहे हैं। तो आगे चला जाए। देखिए आप सब अपने कॉपी में हेडिंग कर लेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध। चलो ध्यान से हमारी बात समझे। सबसे पहले हम लोग सममित संबंध को समझने के लिए हम लोग इसका व्यवहारिक उदाहरण समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवहारिक उदाहरण समझते हैं, फिर हम लोग गणितीय डेफिनेशन के ऊपर आते हैं।
पहले हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं उसके ऊपर आते हैं। अच्छा बताइए, सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। यह दो शब्दों से मिलकर बना है समधन इति। समम मतलब जो के समान, इति माने ऐसा हो, मतलब जो दिखने में के समान हो, ऐसा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मित होते हैं। और सम्मित में मतलब किसके समान रहेगा, किसके समान रहेगा, अपने ही रिफ्लेक्शन के समान रहेगा, अपनी ही छाया के समान रहेगा, अपनी ही परछाई के समान रहेगा। जैसे अगर हम लोग मान लें यहाँ पे हमारा मिरर लगा है, सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो एक प्रकार से रिफ्लेक्शन सब शो करता है, रिफ्लेक्शन दिखाता है, अपनी छाया दिखाता है, इमेज दिखाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें ए, तो बताइए यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें, यहाँ पे हम लोग अगर लिख दें ऐसे लगा के, यहाँ पे अगर हम लोग ए लिख दें तो हमें यहाँ पे भी ए इस तरह दिखाई देगा। अगर हम लोग यहाँ पे बी लिख दें तो हमको यहाँ पे बी ऐसा बस दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे सी लिखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई दे जाएगा। ये सिंगल बात रही। अगर हम यही पेयर के रूप में लिख लें, यहाँ ए कामा बी लिख दें तो यहाँ पे बी इधर रहेगा, ए इधर रहेगा। अब इसका क्रम बदलेगा थोड़ा, ये इसका मुंह ऐसा हो जाएगा। हम लोग इस पे नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बी पहले आ जाएगा, ए अगर यहाँ लेफ्ट रहेगा, बी राइट रहेगा, तो यहाँ बी लेफ्ट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे सी कॉमा डी लिखा गया है तो डी मिरर के पास हो जाएगा और ये थोड़ा दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का अगर हम लोग व्यवहारिक उदाहरण देखें, समम मतलब अगर के समान हो और इति माने ऐसा, यानी जो अपने रिफ्लेक्शन के ही समान दिखाई दे, अपनी ही छाया के समान दिखाई दे, अपनी ही परछाई के समान दिखाई दे, तो उस कंडीशन को हम लोग व्यवहारिक स्तर पे या व्यवहारिक तौर पे सिमेट्रिक के रूप में जानते हैं। जो सिमेट्रिकल हो मतलब अपने ही समान, जैसा वह बिहेवियर रखता है, उसका जो इमेज है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अपने ही समान दिखाई दे रहा होगा, तो उसको हम लोग सममित कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लल्ला कि अगर हमारा कोई सममित संबंध रहेगा, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वह हमें रिलेशन में प्राप्त होना चाहिए। उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो सिमेट्रिकल पैटर्न है, वह हमें वेरीफाई होना चाहिए, वह हमें दिखाई देना चाहिए उसी दिए गए रिलेशन में। अच्छा, गणितीय रूप में इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सर डेफिनेशन ध्यान से समझें। कोई दिया गया संबंध R जो कि समुच्चय A पर परिभाषित किया गया हो। कोई दिया गया संबंध R जो कि समुच्चय पर परिभाषित किया गया हो, सममित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि एनी गिवन रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। कोई दिया गया संबंध आर जो कि समुच्चय ए पर परिभाषित किया गया हो, सममित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि ordered pair A comma B belongs to R implies that ordered pair B comma A belongs to R for all A comma B belongs to set A। इसका मतलब लल्ला हुआ कि जब हम लोग स्वतुल्य संबंध की बात कर रहे थे तो हमें एक एलिमेंट की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि एक ही अवयव अगर आर रिलेशन द्वारा स्वयं के बराबर हो जाता था या संबंधित हो जाता था उस रिलेशन से, या उस रिलेशन को फॉलो करके स्वयं में प्राप्त हो जाता था, तो हम स्वतुल्य कहते थे। तो जिस प्रकार स्वतुल्य संबंध होने के लिए एक अवयव का पाया जाना आवश्यक है, एक अवयव किसके लिए आवश्यक है, रिफ्लेक्सिव के लिए, उसी प्रकार अगर हमें सिमेट्रिक रिलेशन प्राप्त करना हो यानी सममित संबंध प्राप्त करना हो, तो हमें कितने अवयव दिए गए सेट से लेने होंगे, 2 अवयव लेने होंगे। किसके लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन को प्राप्त करने के लिए हमें टोटल कितने एलिमेंट की आवश्यकता होगी, 2 एलिमेंट के, जो किस सेट से लेने हैं, जिस सेट के ऊपर रिलेशन बनाया गया है। तो लिखा गया है कोई दिया गया संबंध आर, और ध्यान से हमारे साथ रीड करिए, कोई दिया गया संबंध आर
जो कि समुच्चय ए पर परिभाषित किया गया है। समुच्चय ए पर परिभाषित किया जाने का मतलब ए से ए पर, क्योंकि हम लोग यहाँ बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, जो सेट कह देगा समझ जाइएगा उसी सेट से उस सेट पर। तो कोई दिया गया संबंध R जो कि समुच्चय ए पर परिभाषित किया गया हो, सममित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि अगर लल्ला ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वह आर नियम द्वारा रिलेट कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट नियम कहता है, इम्प्लाइज दैट से प्रदर्शित होता है, इम्प्लाइज दैट अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से रिलेट कर रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी आर से रिलेट करना चाहिए या बिलोंग करना चाहिए। और कब? जबकि दोनों ए बी जो लिए गए हैं वह उसी सेट ए से लिए गए हैं जिस सेट के ऊपर वह रिलेशन क्या हो रहा है, परिभाषित हो रहा है। तो अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में दिखाई दे, मतलब ए पहले प्लेस पे और बी दूसरे प्लेस पे, ध्यान से हमारी बात समझिएगा, ए पहले प्लेस पे बी दूसरे प्लेस पे, और इस प्रकार से जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी बन रहा है अगर वह रिलेशन में आ रहा है, रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, मतलब अवयव ए आर नियम द्वारा अवयव बी से संबंधित है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा गया इसका मतलब क्या, अवयव ए आर नियम द्वारा अवयव बी से रिलेट कर रहा है या बिलोंग कर रहा है। तो कह रहा है उसी कंडीशन में implies that जो हमारा B, A के रूप में ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब इसकी स्थितियां बदली है। अगर आप सोच लीजिए यहाँ पे हम लोग मिरर लगा दें, दिमाग लगाइएगा, तो ये इसका रिफ्लेक्शन है कि नहीं, सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन है कि नहीं। इसमें देखिए B पहले आ गया, जो यहाँ इसके पास में है वह इसके पास में है, जो इससे दूर है वह इससे दूर है। अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। यहाँ पे बी इसका राइट इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट इसका राइट। रिफ्लेक्शन में यही होता है, जो चीज मिरर के पास होती है, जो चीज मिरर के क्या होती है, पास होती है, उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर के क्या होता है, पास होता है। जो चीज मिरर से दूर होता है उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर से क्या होता है, दूर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे a, b है तो यहाँ पे b, a हो गया। यहाँ पे पहले प्लेस के रूप में a काम कर रहा है, दूसरे प्लेस के रूप में b काम कर रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें क्या होगा, जो पहला अवयव है उसके रूप में B काम करेगा और जो A है वह दूसरे अवयव के रूप में काम करेगा, क्योंकि इनकी स्थितियां रिफ्लेक्शन में बदल जाएंगी। तो इस प्रकार से अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट, अगर ऐसा होगा यानी यदि ए कामा बी आपको रिलेशन में दिखाई देगा तब कंडीशन है कि इम्प्लाइज दैट बी कामा ए भी हमें रिलेशन में दिखाई देना चाहिए। और ये दोनों के दोनों जो ए बी हैं वह किस सेट में होने चाहिए, उसी सेट में जिसके ऊपर सेट बनाया गया है। तो सबको बात समझ में आ गई। कोई पूछेगा सममित संबंध किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, सर जी हमारे बताएं कोई भी दिया गया संबंधार जो समुच्चय ए से समुच्चय ए पर बनाया गया है सममित संबंध कहलाता है यदि उसके किन्हीं दो अवयव ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए के लिए अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तब इंप्लाइज दैट बी कामा ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए। यानी ए बी ऑर्डर्ड पेयर का रिफ्लेक्शन जो हमें बी ए के रूप में प्राप्त होता है वह उसी वाले रिलेशन में हमें दिखाई देना चाहिए। अगर ए बी दिखे और बी ए न दिखे तब हम लोग उसे कभी भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ए बी जब होगा तब बी ए अवश्य होना चाहिए। अगर सर जी ए बी ही न मिले, अगर ए बी ही नहीं मिलेगा तब बी ए का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। जब तक ए बी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बी ए की बात नहीं करेंगे, जब ए बी मिल जाएगा तभी हम लोग बी ए की बात करेंगे। यानी ए बी जब रहेगा तो बी ए मिलना चाहिए, जब ए बी नहीं रहेगा तब बी ए ढूंढना ही नहीं रहेगा, तब हम लोग अपने आप से उसे सिमेट्रिक मान लेते हैं। तो जब ए बी रहेगा तब बी ए मिलना कंपलसरी है, लेकिन जब ए बी नहीं रहेगा तो हम उसको सिमेट्रिक मान लेंगे, तब हमें बी ए ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये डेफिनेशन हो गई। चलो आई थिंक डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लिए होंगे और अपने कॉपी में बहुत सीरियसनेस वाली टॉपिक है, इसीलिए कोई भी पढ़ाई के साथ कोई भी मजाक नहीं करेगा। चलो ध्यान से पढ़ाई करते जाएं और अपने कॉपी में नोट करते जाएं। कोई चीज़ दिक्कत हो तभी लाइव क्लास में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग बाद में भी अगर हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो हम अगली वीडियो में उसके ऊपर चर्चा कर देंगे। अगर किसी कोई भी परेशानी रहेगी सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। हाँ, अब हम लोग इसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा करते हैं। ध्यान से हमारी बात सब लोग सुने। जो बात हम आपको बताए उसको हम लोग संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आर इज अ रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। क्योंकि हमें बाइनरी रिलेशन लेना है तो सिमेट्रिक रिलेशन की पहचान क्या है कि अगर कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट ए पर बनाया गया है, सेट ए से सेट ए पर बनाया गया है और इस सेट ए का कोई दो अवयव जो हम लोग ले रहे हैं वह ए और बी है। दो अवयव क्या है,
ए और बी, यानी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए है। तो नियम कहता है यदि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है आर से बिलोंग कर रहा है, तो उसी कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर बी कामा ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ घटित हो रही है तो हम लोग उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब ए बी भी आर से बिलोंग करेगा, यदि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए also belongs to R, then it is considered as symmetric relation। अच्छा, नोट में सर अपने कॉपी पे लिखेंगे, नोट में सर अपने कॉपी पे लिखेंगे कब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, कब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देखिए कब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। व्यापक रूप में अगर कोई रिलेशन ए टू ए बनाया गया हो और ए से लिया गया कोई दो अवयव ए कामा बी हो, ए और बी सेट ए से लिए गए हो, तब यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यदि अवयव ए और बी के आधार पे जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी बन रहा है वह आर से बिलोंग करे, लेकिन इंप्लाइज दैट बी कामा ए डजंट बिलोंग्स टू आर। यदि ए कामा बी आर से बिलोंग कर रहा हो लेकिन इंप्लाइज दैट बी कामा ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा हो, यानी ए बी तो उस रिलेशन में दिखे लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है बी ए वह रिलेशन में न दिखे, तब ऐसी कंडीशन में वह कभी भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता है। उसको हम लोग कभी भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते हैं, कदापि वह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता है। हमारी बात सब लोग समझ पाए? तो सिमेट्रिक रिलेशन कब नहीं होगा, इसकी एकमात्र कंडीशन है कि अगर ए बी आर में दिखे लेकिन बी ए आर में न दिखे तो हम उसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब ए बी आर में दिखे और बी ए बी आर में दिखे, यानी ए बी आर से बिलोंग करे, इंप्लाइज दैट बी ए बी आर से। और ये लिखने वाली कंडीशन सब लोग याद रखेंगे, यदि लिखेंगे ए बी ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, फिर इंप्लाइज दैट लिखेंगे, फिर बी ए लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, ये दोनों ऐसे लिखना है तब सिमेट्रिक होगा। और अगर ऐसा प्राप्त हो जाए कि ए बी आर से बिलोंग करे लेकिन बी या कामा ए आर से बिलोंग न करे तब सिमेट्रिक नहीं होगा। ये दोनों बातें लिखना और एक कंसेप्ट समझ जाए। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात सब लोग लिख लेंगे, यहाँ दोनों बात जानने के बाद अपने कॉपी पे स्टार में इसको ट्रिपल स्टार कर देंगे। यदि ए कामा बी आर में न दिखे, यदि ए कामा बी आर में न दिखे, हम बिलोंग करने वाली बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ए कामा बी ही आर में न दिखे। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में न दिखे तब बी कॉमा ए नहीं खोजते हैं, तब बी कॉमा ए नहीं खोजते हैं, बी कॉमा ए नहीं खोजते हैं। ऐसी स्थिति में सिमेट्रिक रिलेशन मान लिया जाता है। तो अगर ए बी आर से बिलोंग करेगा इंप्लाई दैट बी आर से बिलोंग करेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ए बी आर से बिलोंग करेगा इंप्लाई दैट बी आर से बिलोंग नहीं करेगा तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। लेकिन अगर रिलेशन में ए बी दिखे ही न तो हम लोगों को बी ए खोजना ही नहीं रहेगा, और ऐसी कंडीशन में वह दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिक मान लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, डेफिनेशन पूरा समझ में आया होगा और इसका एक नोट वाला पॉइंट समझ में आएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर सिमेट्रिक रिलेशन इज क्लियर, सिमेट्रिक रिलेशन इज क्लियर। और वह वेरीफाई कब हो जाएगा? जब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे। सब लोग ध्यान से हमारे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें, ध्यान से हमारे सब लोग एग्जाम्पल को ध्यान से देखने का प्रयास करें। देखें सब लोग ध्यान से, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं यार एक रिलेशन है जो समुच्चय यक्स से समुच्चय यक्स पर परिभाषित है, और नियम क्या है? आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई समतल पर स्थित लंबवत रेखाओं का समुच्चय, लंबवत रेखाओं का समुच्चय। चलो ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। हमारा जो रिलेशन है समुच्चय यक्स से समुच्चय यक्स पर बनाया गया, और रिलेशन का नियम क्या है? यक्स कामा वाई तभी भी रिलेशन में आ रहे हैं जब यक्स वाई समतल पर स्थित लंबवत रेखाओं के समुच्चय से
आपके एलिमेंट लिए जा रहे हैं। अब हमारी बात ध्यान से लोग समझेंगे। तो हम लोग सममित के लिए क्या करते हैं, चलो ध्यान समझें। सममित के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे आर सच दैट यक्स टू यक्स, फिर नियम लिख लेंगे आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई समतल पर स्थित लंब रेखाओं का या लंबवत रेखाओं का समुच्चय, चलो ध्यान से हमारी बात समझें। अब हम आपको बताए थे स्वतुल्य संबंध के लिए हम लोग दिए गए समुच्चय से एक अवयव का चुनाव करते हैं, एक अवयव लेते हैं, लेकिन सम्मित संबंध को सिद्ध करने के लिए या सम्मित संबंध को चेक करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए आप कुछ भी कह लें, हमेशा 2 एलिमेंट लेते हैं। उस दिए गए समुच्चय से कई एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना लंबवत रेखाओं के समुच्चय से ली गई 2 रेखाएं L1 व L2 हैं, अर्थात L1 कामा L2 बिलोंग्स टू यक्स। समुच्चय यक्स से जो लंबवत रेखाओं का समुच्चय दिया गया वहां से हम लोग 2 रेखाएं L1 और L2 ले लेते हैं। फिर से ध्यान से लोग सुन लें, सम्मित संबंध सिद्ध करने के लिए हम लोगों को 2 अवयव की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर L1 और L2 2 रेखाएं ले रहे हैं। ठीक है, स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए हमें केवल एक अवयव की आवश्यकता होती है, तो हम लोग केवल एक अवयव लेते हैं। अब यदि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, L1 कामा L2 R से बिलोंग क्यों करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि L1 L2 पर लंबवत है, क्योंकि लंब रेखाओं का समुच्चय और दोनों रेखाएं जो हम लोग लिए हैं इस प्रकार लिए हैं कि L1 L2 पर क्या है, लंबवत है। इंप्लाइज दैट L1 रिलेटेड टू L2। तो हम लोग लंबवत रेखाओं के समुच्चय से 2 रेखाएं L1 L2 इस प्रकार ले रहे हैं कि L1 L2 यक्स से क्या कर रही है, बिलोंग करे। और यक्स से बिलोंग करने का मतलब है कि यदि हम लोग L1 L2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो R से इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि L1 रेखा L2 पर क्या है, लंबवत है, क्योंकि लंबवत रेखाओं के समुच्चय से हम लोग ले रहे हैं। तो L1 रेखा L2 पर लंबवत है, इंप्लाइज दैट L1 रिलेटेड टू L2, यानी जो L1 और L2 रेखाएं वो R नियम द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि L1 रेखा L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगर L1 L2 R से बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाइज दैट क्या L2 कामा L1 भी R से बिलोंग करेगा। चलो ध्यान से इधर समझेंगे, यहाँ समझेंगे। अगर समतल पे एक रेखा मान लेते हैं L1 और एक रेखा मान लेते हैं L2 है, और पहली कंडीशन हमें सवाल में दिया है कि हम लोग जो समतल पे रेखाएं ले रहे हैं वो लंबवत रेखाएं ले रहे हैं, और उसके अंतर्गत हम लोग 2 रेखाएं समतल पे ले लिए। अगर L1 रेखा L2 पर परपेंडिकुलर है, यानी पहली वाली बात सही है, तो हम लोग पाएंगे कि अगर पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर क्या होगी, लंबवत होगी। अगर सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर एक रेखा मान लीजिए ये है और एक रेखा मान लीजिए ये है, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, अगर ये रेखा मान लीजिए L1 है और ये रेखा मान लीजिए L2 है, L1 L2 पर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि L2 रेखा भी L1 पे क्या है, परपेंडिकुलर है, L2 रेखा भी L1 पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये वाले का रिफ्लेक्शन इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर होगा लल्ला, तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर L1 कामा L2 R से बिलोंग कर रहा है तो L2 कामा L1 भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि लिखेंगे L2 भी L1 पर लंबवत है। इसका मतलब इंप्लाइज दैट L2 रिलेटेड टू L1। तो L1 रेखा जो है R नियम द्वारा L2 से संबंधित है, क्योंकि L1 रेखा L2 पर लंबवत है, और इंप्लाइज दैट L2 रेखा भी R नियम द्वारा L1 से संबंधित है, क्योंकि L2 रेखा भी L1 पर लंबवत है। तो जब L1 रेखा L2 पर लंबवत है तो L1 कामा L2 R से संबंधित है, इंप्लाइज दैट L2 रेखा भी L1 पर लंबवत है, यानी L2 कामा L1 भी रिलेटेड टू R है। तो जब दोनों कंडीशन एक साथ वेरीफाई हो रही है तो हम लोग कह देंगे अतः संबंध R सममित संबंध है।
अतः संबंध आर सममित संबंध है। इस बात को हम लोग प्रूव कर दिए और इस बात की पुष्टि हो गई कि ये जो एग्जाम्पल लिया गया है ये अपने आप में एक सिमेट्रिक रिलेशन का क्या है, उदाहरण है। तो ये व्यवहारिक एग्जाम्पल हो गया। हम उम्मीद करते हैं सब हमारी बात समझ गए होंगे कि अगर पहली रेखा दूसरे पर लंबवत होती है तो दूसरी रेखा भी पहले पे लंबवत होती है। तो पहला अगर दूसरे से आर नियम द्वारा संबंधित है तो दूसरा भी आर नियम द्वारा पहले से संबंधित होगा। तो इस प्रकार सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग समझ गए। हम एक और एग्जाम्पल सिर्फ ले रहे हैं, चलो ध्यान से वो वाली बात समझ लें। हम मान ले रहे हैं कि हमारा रिलेशन आर सच दैट सेट ए बनाया गया है, सेट ए टू सेट ए बनाया गया है और ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके ऊपर हम लोग कुछ रिलेशन लिख ले रहे हैं, एक R1 एक R2 एक R3। आपको देखकर बताना है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है और कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ध्यान से सब लोग समझते जाएं और बातों को लिखते जाएं। यहां पे हम लोग ले रहे हैं 1 2 2 3 3 4 1 4 4 1 3 2 2 1 4 3। आप लोग तीनों रिलेशन को ध्यान से देखेंगे और हमें बताएंगे कि ये तीनों रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सो हमारी बात ध्यान समझेंगे, पहले उदाहरण को ध्यान समझें। यहाँ पे जो रिलेशन है ए से ए पे बनाया गया और सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। अब पहले वाले में दिखाई दे रहा है 1 2 2 3 3 2 4 2। हम आपको बताए थे कि अगर x y दिखाई दे यानी a b दिखाई दे तो हमें b a भी दिखाई देना चाहिए। तो हमें 1 2 दिखाई दे रहा है, ध्यान से लोग समझें 1 2 दिखाई दे रहा है यानी हमें a b दिखाई दे रहा है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें किस रूप में प्राप्त होगा, b a के रूप में। तो यानी ये अगर 1 2 है तो इसका रिफ्लेक्शन यानी b a हमें किस रूप में मिलना चाहिए, 2 1 के रूप में। तो देखिए हमें 1 2 तो दिखाई दे रहा है लेकिन हमें 2 1 भी दिखना चाहिए, लेकिन हमें 2 1 दिखाई नहीं दे रहा है इस रिलेशन में। उसी प्रकार हमें 4 2 तो दिखाई दे रहा है a b के रूप में, लेकिन इसका अगर हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे तो b a होगा यानी 2 4 होगा। लेकिन हम लोग कहीं रिलेशन में 2 4 नहीं देख पा रहे हैं। अगर हमारा एक भी ऑर्डर्ड पेयर उस रूल को फॉलो नहीं करेगा तब भी हम उसको सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। हम देख रहे हैं कि ये वाला फॉलो कर रहा है, 2 3 है तो 3 2 है। देखिए 2 3 है तो इसका रिफ्लेक्शन यानी b a के रूप में 3 2 है। लेकिन 1 2 इस बात को वेरीफाई नहीं कर रहा है क्योंकि 2 1 नहीं यहाँ पे स्थित है। उसी तरह 4 2 भी वेरीफाई नहीं कर रहा है क्योंकि 2 4 स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, अगर इसको दिखाना हो तो हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग बताएंगे 1 कोई भी एक जो नहीं यहाँ पे पाया जा रहा है उसको दिखा देंगे। 1 2 बिलोंग्स टू R, यदि 1 2 बिलोंग्स टू R implies that 2 1 doesn't belongs to R। 1 2 तो रिलेशन में पाया जा रहा है लेकिन इंप्लाइज दैट 2 1 नहीं पाया जा रहा है। तो इस प्रकार यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, इस प्रकार यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी रहेगा तो इंप्लाइज दैट बी ए भी मिलना चाहिए। आते हैं हम लोग दूसरे रिलेशन पे। दूसरे रिलेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 1 4 है, 1 4 ए b के रूप में। इसका रिफ्लेक्शन 4 1 यहाँ पे मौजूद है, ये तो ठीक है। आगे 3 4 a b के रूप में, इसका रिफ्लेक्शन 4 3 ये भी मौजूद है। लेकिन 1 2 तो मौजूद है लेकिन इसका रिफ्लेक्शन 2 1 होना चाहिए, वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार ये वाला ऑर्डर्ड पेयर फॉलो कर रहा है, ये वाला कर रहा है, यानी 1 4 का 4 1 है, 3 4 का 4 3 है। दोनों ये तो कर रहे हैं लेकिन 1 2 नहीं कर रहा है। तो लिखाएंगे यदि 1 2 बिलोंग्स टू R implies that 2 1 doesn't belongs to R। 1 2 तो R से बिलोंग कर रहा है, implies that 2 1 नहीं कर रहा है, इसीलिए दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हम लोग तीसरे एग्जांपल को देखते हैं, R3 संबंध को देखते हैं कि यह सिमेट्रिक है कि नहीं। ध्यान से लोग देखें 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 3 4 है, 4 3 है, 1 4 है, 4 1 है।
हम लोग इस वाले में देख रहे हैं कि हर ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर जो है उसके लिए हमें बी कामा ए अवेलेबल है। अगर हर ए कामा बी के लिए बी कामा ए रहेगा तो हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे, और किसी एक भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3 1 4 4 1। तो हम किसी एक को दिखा देंगे या तो हम लोग दिखा देंगे यदि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R implies that 2 कामा 1 also belongs to R, यानी 1 2 भी R के अंतर्गत है, implies that 2 1 भी R के अंतर्गत है। आप चाहें तो सारे पेयर को ऐसे दिखा सकते हैं या किसी एक को भी दिखा सकते हैं। हम एक दिखा दे रहे हैं आपको, यदि 1 2 belongs to R implies that 2 1 belongs to R। इसलिए दिया गया संबंध R सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी सममित संबंध है। इसलिए दिया गया रिलेशन क्या है? सममित संबंध है। क्यों है? क्योंकि हर ए कामा बी के लिए बी कामा ए अवेलेबल है। 1 2 के लिए 2 1, 2 3 के लिए 3 2, 3 4 के लिए 4 3 और 1 4 के लिए 4 1। तो हर ए बी के लिए बी है, इसीलिए सिमेट्रिक है। और ऊपर वाले जो दोनों हैं उसमें कोई न कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है, कम से कम एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसमें ए कामा बी तो है लेकिन बी कामा ए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन की सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि कब सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा और कब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहेगा। आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको लगा के हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, R एक रिलेशन है जो सेट X से सेट X पर बनाया गया है, और ऐसा ले लेते हैं R एक रिलेशन है जो N से N पर बनाया गया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर बनाया गया है, और R बराबर नियम क्या है? X कामा Y सच दैट X इज लेस देन Y, जहाँ ऑल ऑफ X कामा Y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप लोगों को इसको अच्छे से लगा के वेरीफाई करके बताना है कि क्या दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इस बात को आप लोगों को अच्छे से बताना है और कमेंट बॉक्स में अच्छे से इसका आंसर बता के आप लोगों को ये बताना है कि सिमेट्रिक रिलेशन तक की बातें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हर तरह से चर्चा कर लिए, और आप लोग इसको लगा देंगे तो हमें उम्मीद रहेगी कि आप लोग अच्छे से सारी बातों को समझ पाए। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए, नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, बच्चों को बताते जाइए, और जब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तो हम लोग इसी के आगे के कंसेप्ट को जो हमारा संक्रामक संबंध है वहाँ से हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का सम्मान करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।